मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली हाई लेवल मीटिंग। लापरवाही पर 17 कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। वन विभाग के 10 कर्मचारी को किया निलंबित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी पहल। रुद्रप्रयाग पहुंच ग्राउंड जीरो पर बनाई फायर लाइन। पिरूल भी किया एकत्रित। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन के बाद अब ऑफलाइन के लिए मारामारी। हरिद्वार में पंजीकरण के लिए उमड़ी भीड़। पुलिस बल को किया गया तैनात। और बाबा केदार की डोली ने अंतिम पड़ाव के लिए किया प्रस्थान। आज गौरीकुंड में गौरी माई से करेंगे भेंट। 9 मई को उत्सव विग्रह डोली पहुंचेगी अपने धाम। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दर्शन 10 मई से शुरू होने वाले हैं। 10 मई को 3 धामों यानी केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोल दिए जाएंगे। बाबा केदारनाथ की डोली आज गौरीकुंड पहुंच जाएगी। हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं डोली यात्रा की। तो वहीं हमारे संवाददाता सुधांशु थपलियाल ने सोनप्रयाग पहुंचकर केदार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। 10 मई में 4 धामों में से 3 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, उनके कपाट यहाँ पर खुलने वाले हैं। वहीं 12 मई को बद्रीनाथ धाम के जो कपाट है वो श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। और केदारनाथ धाम की अगर बात की जाए तो अभी मैं पहुँचा हूँ सोनप्रयाग में, और सोनप्रयाग जो है केदारनाथ धाम का मुख्य पड़ाव कहा जा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था यहाँ पर ना फैले। जैसे कि आप देख रहे हैं आज 8 मई है और 2 दिन बाद कपाट खुलने हैं, लेकिन 2 दिन पहले से ही यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर आप चहल पहल देख सकते हैं। आसपास के जो ढाबे हैं और दुकानें हैं, छोटी मोटी जो होटल है वो यहाँ पर खुल चुके हैं। और जो डोली है वो ओमकारेश्वर मंदिर से चल चुकी है और आज फाटा से निकलकर जो गौरीकुंड में गौरी माई का मंदिर है वहाँ विश्राम करने वाली है। और कल सुबह जो केदारनाथ की डोली है वो केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। और उसके बाद 10 मई को केदारनाथ के जो कपाट हैं वो श्रद्धालुओं के लिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर शासन प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। तो वहीं 10 मई को 3 धामों यानी केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। ऐसे में भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल उत्सव विग्रह डोली फाटा से अंतिम पड़ाव गौरीकुंड पहुंच गई है, जहां बाबा केदार गौरी माई से भेंट करेंगे। जबकि 9 मई को चल उत्सव विग्रह डोली अपने धाम पहुंचेगी। IND 24 संवाददाता सुधांशु थपलियाल ने सोनप्रयाग पहुंचकर केदार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सोनप्रयाग जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पार्किंग यहाँ पर बना रखी है। अगर आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर या फिर बस में आते हैं तो जो आपको पार्किंग की फैसिलिटी है वो आपको यहाँ मिलेगी। और यहाँ से आगे आपको क्या नाम पूरा पैदल यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर लगभग आधा किलोमीटर आगे चल के ये जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो टैक्सियाँ हैं वो आपको क्या नाम गौरीकुंड छोड़ती है। और हमारे साथ कुछ यात्री यहाँ पर जुड़े हुए हैं। कहाँ से हैं आप? जयपुर राजस्थान से। तो पहली बार आप आ रहे हैं? हाँ, पहली बार आ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम भी बहुत ठंडा है। कब चले थे आप जयपुर से? हम जयपुर से चले थे 5 तारीख को। 5 तारीख। आप कहाँ से? जयपुर से सर। जयपुर आप फ्रेंड ही। तो अभी क्या मतलब पैदल चलने वाले हैं? पैदल चलेंगे बिल्कुल। तो आप यहाँ पर देखते हैं कि जयपुर से भी यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और दूर दूर से जयपुर ही नहीं, देश नहीं बल्कि विदेशों से भी जो केदारनाथ धाम की यात्रा करने श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उत्तराखंड को यूं तो शिक्षा का हब कहा जाता है और सरकार बेहतर शिक्षा सुविधाओं के दावे भी खूब करती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के ये दावे भी दम तोड़ते नजर आते हैं। खबर चमोली जनपद के नारायण बगड़ विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज कौब की है, जहां राजकीय इंटर कॉलेज पिछले कई सालों से जूनियर हाई स्कूल के खस्ताहाल भवन में चल रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। इस कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या करीब 102 के आसपास है, लेकिन इनके पढ़ने के लिए जूनियर हाई स्कूल के 3 कमरे हैं। भूकंप राहत से बना एक टीन शेड, आंगनबाड़ी केंद्र का एक कमरा और प्रभारी प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय को मिलने वाले फंड से बना एक टीन शेड ही उपलब्ध है।
आलम यह है कि सर्दी में जहां कक्षाएं बरामदे में लगानी पड़ती है, तो वहीं गर्मियों में ये बच्चे टीन शेड में भीषण गर्मी से तपते रहते हैं और बरसात में टपकती छत के नीचे उन्हें पढ़ना पड़ता है। जिन कक्षाओं में ये स्कूली बच्चे पढ़ते हैं, उनकी स्थिति दयनीय बनी हुई है। किसी कमरे में छत पर लगी प्लास्टर निकल चुकी है और दीवार का सरिया साफ नजर आ रहा है, तो कहीं टीन शेड जीर्ण शीर्ण हालत में है। बावजूद इसके सरकारी सिस्टम ठप पड़ा हुआ है। पिछले 12 साल से कॉलेज का नया भवन तैयार नहीं हो पाया, जबकि कॉलेज भवन के निर्माण के लिए 91 लाख की स्वीकृति मिल चुकी है। विगत वर्षों से हमारा भवन करीब 10-12 साल से अपूर्ण है। इसमें कई बार जांच हुई, कई बार पहले तो उत्तर प्रदेश निर्माण निगम ने इसको बनाया, तब मैं अध्यक्ष नहीं था। इसमें हमारे कम से कम 20 उस टाइम से 10-15 अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं, पर हमारा जो भवन है, भवन की अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे सीओ साहब जिले से आए थे, उन्होंने 2 विभागों से इसकी जांच करवाई निर्माण निगम की, और इसमें पीडब्ल्यूडी थराली के जीई साहब थे और वो थे, दोनों ने जांच की। उस जांच के बाद क्या हुआ, हम लोगों को अभी विद्यालय में इसकी कोई भी सूचना नहीं है। उसके बाद जैसा कि ये विद्यालय ऐसा ही पड़ा है, ऐसे कि कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। कई डाकें दी गई, पहले शासन द्वारा, पहले अध्यक्षों ने दी, दूसरों ने दी, पर विद्यालय का जो भवन है वैसे ही है अभी तक। बरसात के मौसम में कॉलेज की कक्षाओं की छत टपकती रहती है और छात्र छात्राओं की पढ़ाई में व्यवधान होता है। वहीं सवाल यह भी उठता है कि जीर्ण शीर्ण टीन शेडों में यदि कोई दुर्घटना घटती है, तो कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? इसका जवाब शायद अब तक किसी के पास नहीं है। यह हैरान करने वाली बात है कि पिछले 12 वर्षों से राजकीय इंटर कॉलेज के भवन में करीब 1 करोड़ से ज्यादा का रखरखाव हो चुका है। इसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। परिणाम ये है कि लापरवाही का सीधा खामियाजा यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। छात्रों को सुरक्षित शिक्षा के विकल्प की अब तलाश है। ये जूनियर हाई स्कूल है। हमारी स्कूल ऊपर बन रही है, काफ़ी सालों से वो नहीं बन पा रही है। हमें यहाँ ठंडियों में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें काफ़ी ठंड लगती है, हमें बाहर पढ़ना पड़ता है, जिससे हमें पढ़ाई में काफ़ी डिस्टर्ब होता है। और गर्मियों में जो टीन सेट है, उसमें हमें इतनी गर्मी होती है कि काफ़ी बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। और कुछ यहाँ ऐसे भवन हैं जो खंडर हो चुके हैं। तो मेरा विधायक जी और शिक्षा मंत्री से यही अनुरोध रहेगा कि अगर आप हमारे इस स्कूल के भवन को जल्द से जल्द बना दें, तो आपकी काफ़ी मेहरबानी होगी। हमने 6 से और 8 तक बरामदे में पढ़ा है। हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हमारे सर लोग हमें बाहर पे पढ़ाते थे। कई बार हमने कंबाइंड क्लास में भी पढ़ा है। हम 2 क्लासेस साथ में पढ़ते थे, इसलिए हमें पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, जिस वजह से हमें बहुत सारा लॉस हुआ है। आगे जाके हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही हैं। एक हमारी कक्षा है जिसमें हम बाद में जाके बैठे थे, उसका भी गिरने का डर बना रहता है और हमारे सर लोग भी हमें बड़े ही डर कर पढ़ाते हैं। वो गिरने ही वाला है। जो हमारी स्कूल है, स्कूल की समस्या अच्छी नहीं है। ऊपर की स्कूल है, जैसे बहुत सालों से 11-12 सालों से उसका काम चलते आ रहे हैं, पर कभी पूरे नहीं हुई। उसमें भी 4 रूम है, जबकि हमें चाहिए पढ़ने के लिए 7 रूम प्रॉपर। यहाँ 3 सेट है। 3 सेट में हमें गर्मियों के टाइम पे बहुत गर्मी होती है। गर्मी से कई बच्चे तो बीमार हो जाते हैं, इसलिए पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती है हमारी। बाकी ये सीमेंट वाले रूम है, इनमें बरसात के टाइम पर पानी टपकता रहता है, बारिश के टाइम पे भी उतनी हमारे अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है। और बाकी एक क्लास है, जैसे धूप हो गई, हम ये 3 साइड में बैठे रहते हैं, बड़ी कक्षा। ठंडियों के टाइम पे तो ठंड लगती है, रूम में भी उतनी सुविधा नहीं है, इसलिए हमें बाहर बैठना पड़ता है। ये विद्यालय है जहाँ पे चल रहा है विद्यालय, ये जूनियर की बिल्डिंग है। और एक्चुअली हुआ क्या, 2008 में स्वीकृति वर्ष इसका 2008 है, जो ऊपर की जो बिल्डिंग बन रही है 2008 है। और उसके लिए 91 लाख के समथिंग जो है पैसा आया था। 2008 से लेकर के 2013 में कार्य बंद हुआ था और पुनः 2015 में ये कार्य शुरू हुआ, लेकिन अभी भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। हम जानते हैं कि विद्यालय कैसे चल रहा है, क्योंकि 3 कमरे हम पे हैं और कक्षाएं हमारी 9 कक्षाएं हैं। अगर 11 ये भी को माने तो 9 कक्षाएं टोटल हैं। तो उस वक्त से लेकर के आज तक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। हमें बहुत बड़ी परेशानी होती है विद्यालय को संचालित करने में। तो जो बिल्डिंग है, जो कक्षाएं हैं, वो इतनी उनकी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है कि कभी भी गिर सकता है और यहाँ तक बच्चों को भी और हमारे स्टाफ को भी नुकसान हो सकता है। जो उच्च अधिकारी है, जो शासन है, उन तक हमने जो है बात पहुंचाई है और इसके बावजूद भी हमें कोई ठोस जो है उस पर कार्रवाई नहीं दिख रही है अभी। इन सारी परेशानियों के निदान के लिए छात्र और उनके परिजन स्थानीय विधायक और शिक्षा मंत्री से गुहार लगा चुके हैं। पुरजोर तरीके से यह मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द कॉलेज का भवन तैयार किया जाए। कॉलेज भवन के लिए प्रॉपर बजट भी मंजूर किया जाए।
अब देखना ये होगा कि क्या राज्य शासन इस दिशा में छात्रों के हित में कोई कदम उठाएगा ताकि लंबे समय से चली आ रही इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। IND24 संवाददाता मोहन गिरी की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन के पहले दिन ही उत्तराखंड के प्रवेश द्वार हरिद्वार में तीर्थ यात्रियों का जन सैलाब उमड़ने से व्यवस्थाएं बेकाबू दिखाई दे रही हैं। बता दें कि बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही लाइन में लग गए थे। वहीं लोगों का आरोप है कि सुबह से लाइन में लगने के बाद भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। इस बार उत्तराखंड सरकार ने चारधाम जाने वाले यात्रियों की संख्या सीमित कर दी थी, जिस पर देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें चारधाम यात्रा पर जाना था, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। 3 दिन से यहाँ पे आए हुए हम लोग, और यात्रा का ऑनलाइन बुकिंग तो हमने करवा लिया था। यमुनोत्री का बाकी था खाली, तो यमुनोत्री का कल आके जानकारी लेके गए तो उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों ने बताया अभी कल रजिस्ट्रेशन होगा। सुबह यहाँ पे हम लोग 5:30 बजे से लाइन लगा के खड़े हैं। प्रशासन की तरफ से कोई पूरी व्यवस्था नहीं है। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि अभी तो यात्रा की शुरुआत है, शुरुआत में ही अव्यवस्था होगी तो फिर आगे तो उनको कितनी तकलीफ होगी। तो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था तो अच्छी नहीं है। सब अपनी मर्जी से जो कर्मचारी हैं अंदर से जा रहे हैं, अब पैसा ले रहे हैं, कैसे बाहर से जा रहे हैं फिर अंदर से करवा के ले आके दे रहे हैं सबको बाहर। भगवान के यहाँ जाना है, वहाँ पर दर्शन करना है। जल्द से जल्द नहीं हो जाए, सब नियम कानून से काम हो, अच्छा हो। कोई अधिकारी पुलिस आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई काम नहीं, बस आगे पीछे कर रहे हैं। 500 प्रतिधाम के हिसाब से है। वहाँ पर हमारे 6 काउंटर थे, हमने यहाँ पर 4 काउंटर और कर दिए हैं। अब उसी को चूंकि संख्या एकदम बढ़ गई है, इतना एस्पेक्ट नहीं था, और आज हम जो है यहाँ टेंट वगैरह लगा रहे हैं। कल से यहाँ एक और सुव्यवस्थित हो जाएगी, बैरिकेडिंग करके यहाँ पर 4 काउंटर एक्स्ट्रा लगाए जाए। तो यहाँ पे पहले जितने हमारे काउंटर थे उसको बढ़ा के हम डबल कर रहे हैं, उसके लिए व्यवस्था भी कर दी गई है और ऑपरेटर्स भी बुला लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे पानी की व्यवस्था, टेंट और बैरिकेडिंग भी करवा रहे हैं ताकि कल से समस्या ना रहे। कंटिन्यूसली चलेगा, वो डिपेंड करता है लिमिट के ऊपर भी, तो लिमिट को हमने बढ़ाने के लिए भी रिक्वेस्ट भेजी है। लेट्स सी उसमें क्या रहता है। प्रति धाम 500 की लिमिट है जो चल रही है, उसको बढ़ाने की हमने रिक्वेस्ट की। राज्यपाल गुरमीत सिंह सेलाकुई स्थित सगंध पौधा केंद्र पहुंचे, जहां प्लांटेशन का निरीक्षण किया। बता दें कि सगंध पौधा केंद्र सेलाकुई किसानों को जड़ी बूटी से आय कैसे की जाए इसके लिए ट्रेनिंग देता है और किसानों की खाली पड़ी बंजर जमीन पर लेमन ग्रास, पिपरमेंट, यूकेलिप्टिस, गुलाब आदि की खेती करना सिखाता है। जब किसान इन सब की खेती तैयार कर लेता है तो अधिकारी किसानों से फसल खरीदकर उसे अपने प्रयोगशाला में तैयार कर मार्केट में उतारता है। यूकेलिप्टिस का तेल इस्तेमाल करने से शरीर की सभी एलर्जी खत्म होती है। लेमन ग्रास के तेल से शरीर की कई परेशानियां दूर की जा सकती हैं। मैं सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट में आया और आज जिस प्रकार से पूरे कैप को बहुत बारीकी से देखा, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, पौधों को बहुत बारीक से ना केवल देखा, उनको सूंघा भी। उसके बाद में पूरी लेबॉर्ट्रीज पे जाने का बहुत सुंदर मौका मिला और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया। हम R&D के ऊपर में फोकस कर रहे हैं। उसके पश्चात एक बहुत ही सुंदर डिटेल्ड प्रेजेंटेशन मैंने लिया। मेरा मकसद ये था कि मुझे ऐसा लगता है कि हम एरोमेटिक के क्षेत्र में एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति ला सकते हैं। प्रदेश के जंगलों में लगी आग को देखते हुए धामी सरकार लगातार सख्त नजर आ रही है। चुनावी दौरे से लौटते ही सीएम धामी ने समीक्षा बैठक ली, जिसमें 1 दर्जन से अधिक अफसरों को सस्पेंड करने का फरमान जारी कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इसी को लेकर सरकार के मंत्रियों पर निशाना साधा। पिछली बार की तरह इस बार भी पर्यटन और तीर्थाटन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री गायब हैं। साथ ही भाजपा मंत्रिमंडल के मंत्री के बयान की भी निंदा की, जिसमें उन्होंने कहा कि आग से कोई भी पेड़ नहीं जला है। भगवान केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली ने प्रातः 8:45 पर फाटा से तीसरे पड़ाव गौरामाई मंदिर गौरीकुंड को प्रस्थान किया। बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खुल रहे हैं। भगवान केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव पंचमुखी मूर्ति की
देवडोली को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्वयंसेवक पैदल चलकर श्री ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ से श्री केदारनाथ धाम तक पहुंचाते हैं। फाटा से प्रस्थान होते समय जगह जगह श्रद्धालुजन और स्कूली बच्चे बाबा केदार की जय घोषकर पुष्प वर्षा करते दिखाई दिए। उत्तराखंड में 2 दिन बाद 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। सबसे पहले 10 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री केदारनाथ मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। इससे पहले गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज हरिद्वार के मनसा देवी चरण पादुका स्थल पहुंचे। यहां उनका मां मनसा देवी मंदिर के ट्रस्टी अनिल कुमार शर्मा और रवि गिरी ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद विधि विधान के साथ भोग प्रसाद के लिए खाद्य सामग्री का एक ट्रक गंगोत्री धाम के लिए रवाना किया गया। यह सामग्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट की ओर से भेजी गई है। देखिए, हमारे अखाड़ा के साथ परंपरागत से ऐसी परंपरा चली आई है कि जब गंगोत्री के कपाट खुलते हैं तो हमारे अखाड़े के समस्त साधुगण और अध्यक्ष जी और महंत जी सभी लोग मिलकर यहाँ पे समस्त श्रद्धालु यात्रियों की सुखदमय मंगलमय यात्रा के लिए माँ भगवती मनसा का पूजन करते हैं। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज मां मनसा के चरणों में पहुंचा हूं और समस्त श्रद्धालुओं की सुखदमय मंगलमय यात्रा की कामना की गई है। बरसात के मौसम को देखते हुए प्रशासन जल भराव की समस्या से निपटने की तैयारी में जुट गया है। इसे लेकर लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने तहसील मुख्यालय पर विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मीटिंग ली। साथ ही कहा कि पिछली बार मानसून के दौरान कई गांव में जल भराव की समस्या पैदा हुई थी, जिससे लोगों को बाढ़ जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। एसडीएम ने बाढ़ से बचाव के लिए कर्मचारियों को गाइडलाइन फॉलो करने के निर्देश भी दिए। अधिकारी महोदय के माध्यम से एक बैठक का आयोजन किया गया था और जिसमें उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे कि ऐसे गांवों को चिन्हित करना है जहां पे जल भराव की समस्या पिछले मानसून में हुई थी। उनके कारणों को खोजना है। हो सकता है ऐसे कोई तालाब हो जिनकी सफाई होनी हो, ओवरफ्लो से गांव में पानी घुसा हो। हमारे तहसील के भी सभी कार्मिक थे और ब्लॉक खानपुर से और ब्लॉक लक्सर से मैं ये निर्देश दिए हैं कि ऐसे एरिया को चिन्हित करना है जहाँ पे जल भराव की समस्या हुई थी और किन कारणों से जल भराव की समस्या हुई थी वो भी खोजना है। और अतिक्रमण अगर किसी तालाब पे है तो उसको लेके भी जो संबंधित जो लेखपाल है और कानून है उनको डायरेक्शन दिए हुए हैं, उनका भी चिन्हीकरण करना है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने के साथ ही वनाग्नि की घटनाएं भी थमने का नाम नहीं ले रही। हादसों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि यात्रा मार्गों से पिरूल को हटाया जाएगा। पिरूल अत्यंत ज्वलनशील होता है और जगह जगह बिखरा रहता है। ऐसे में यात्रा मार्ग में किसी भी पर्यटकों द्वारा फेंकी गई ज्वलनशील वस्तु के संपर्क में आते ही आग न पकड़ ले और वनाग्नि जैसी घटनाएं ना हो, इसलिए सरकार ये कदम उठाने जा रही है। सब लोग पहाड़ के वासी हैं। हम सब लोग जानते हैं कि पिरूल जो है अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए बहुत तेज़ी से काम करता है। निश्चित रूप से हमारी जब इस प्रकार की चीज़ें आती है तो जो सामाजिक सौहार्द या सामाजिक सहयोग से हम चीज़ें करते हैं और समाज से भी पूछते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें क्यों होती, तो एक निकल के आता है कि पिरूल इसमें एक महत्वपूर्ण अंग है कि जिससे वनाग्नि तेज़ी से फैलती है। निश्चित रूप से सरकार ने बहुत सोच समझ करके पिरूल के निस्तारण के लिए इस प्रकार की कार्यवाही की है। आने वाले समय में हमारी सरकार पिरूल को लेकर के बहुत बड़ा अभियान चलाने वाली है और पिरूल से हम किस प्रकार से ईंधन बना सके इस पर भी हम काम कर रहे हैं। 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होने के बाद सरकार 4 धाम यात्रा की तैयारियों में जुट गई है। आगामी 10 मई से उत्तराखंड में शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा के सफल संचालन को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है, जिसे लेकर कई विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब प्रदेश सरकार 4 धाम यात्रा पर फोकस कर रही है। उत्तराखंड के चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत 4 धाम की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। यात्रियों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने 4 धाम यात्रा के संबंध में बताया कि सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर
आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण, स्थायी व अस्थायी चिकित्सा इकाइयों में पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कतें न हो, इसके लिए यात्रा रूटों पर 100 से अधिक एम्बुलेंस तैनात रहेगी और एम्बुलेंस की सुविधा 15 मिनट के भीतर यात्रियों को उपलब्ध होगी। इसके अलावा विभागीय उच्चाधिकारियों को विशेषज्ञ चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट सहित अन्य मेडिकल स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है। 77 108 जो हमारी एम्बुलेंस है वो पूरे यात्रा रूट पे लगाई जाएगी और 80 हमारी एम्बुलेंस पूरी यात्रा रूट पे लगाई जाएगी। लगभग 26 MRP हम पूरे यात्रा रूट पे बना रहे हैं और 45 से ज़्यादा जगह जो है यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए वहाँ पे व्यवस्था बनाई जाएगी। जो भी यात्री आएगा उसको पहले स्क्रीनिंग कराया जाएगा और तब उसको चारधाम यात्रा के लिए भेजा जाएगा। और इस बार हम यात्री अगर कोई भी बीमार होता है तो हमारी एम्बुलेंस 15 मिनट पर वहाँ पे पहुँच जाएगी, इसलिए रिस्पॉन्स टाइम इस बार 15 मिनट का रखा है। चारधाम यात्रा को लेकर इस बार 184 डॉक्टर्स की भी तैनाती की गई है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने दी है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि 2023 की तुलना में देखें तो इस बार लगभग 40 डॉक्टर अतिरिक्त तैनात किए गए। पिछले वर्ष 140 डॉक्टर्स तैनात थे, लेकिन इस बार करीब 184 डॉक्टर तैनात होंगे, जिनमें 44 विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 11 भाषाओं में SOP जारी की गई है, जो अन्य राज्यों के स्वास्थ्य सचिव को भी भेजी गई है। वहीं चारधाम यात्रा के रूट पर हेल्थ ATM सुचारू कर दिए गए हैं। इस बार 50 जगहों पर स्क्रीनिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें 50 से ऊपर आयु के जो लोग हैं उनकी अनिवार्य रूप से स्क्रीनिंग की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में जो अस्पताल बने हैं उनमें जरूरी उपकरणों को भी रखवा दिया गया है। डॉक्टर्स का सवाल है, हमने इस बार 184 डॉक्टर्स की तैनाती की है और ये पिछली बार के कंपैरिजन में देखें तो लगभग 40 डॉक्टर्स और हमने इस बार तैनात किए। पिछली बार 140 किए थे, इस बार 184 किए हैं। उसमें से 44 डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा हमने SOPs 11 लैंग्वेजेस में हमने जारी किए हैं और जितने भी चारधाम यात्रा के रूट में जो हेल्थ ATMs हैं उसको भी हमने कर दिया है। चारधाम यात्रा के पंजीकरण का रिकॉर्ड लगातार टूटता जा रहा है। हर साल यात्रा में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चारधाम यात्रा में आपदा का भी काफी खतरा बना रहता है। केदारनाथ की आपदा इसकी एक बानगी है। चारधाम यात्रा में युवाओं से लेकर बुजुर्ग भी देव दर्शन करने के लिए आते हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार हर साल यात्रा के व्यापक प्रबंध करती है। चारधाम यात्रा में यात्रियों को किसी तरह की कोई कमी और परेशानी नहीं आए, इसका विशेष ध्यान रखने की कोशिश सरकार करती है। इस बार भी चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। देहरादून से IND24 संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।